तुम लोग को बिलियन चैप्टर का 2 पार्ट वीडियो है, 3 पार्ट वीडियो भेजा गया, 17-17 मिनट और 10 मिनट का था। तो उसमें कुछ जनरल बातें बताई गई थी बिलियन का। बिलियन चैप्टर को एक्चुअल में 2 पार्ट में तोड़ा गया। समझ लो, एक पार्ट तुम लोग को बता दिए हैं, दूसरा पार्ट आज बताने जा रहे हैं, जिसमें से इसका हेडिंग रहेगा बिलियनों का अणुसंख्य गुणधर्म। ये हेडिंग है। अणुसंख्य गुणधर्म की अंग्रेजी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये पूरा अंग्रेजी होगा इसका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये क्लियर होगा इससे। अणुसंख्य, तो अणुसंख्य मतलब हो गया अणु की संख्या, और गुणधर्म मतलब गुण। तो अणुसंख्य गुण का मतलब क्या होगा कि ऐसा गुण जो अणु की संख्या पर निर्भर करे। अणु की संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे ये बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी में कौन रखा है, H2O। पानी का फार्मूला होता है H2O। H2O किस रूप में रहता है, अणु के रूप में। इसमें H2O कितने अणु हैं, हजारों लाखों करोड़ों हैं। उसी तरह से तो कोई भी विलेन बनाया जाए, मान लो यही है पानी, इसमें चीनी घोल के शरबत बना दिया गया है। शरबत बनाने के बाद ये विलेन बन गया। तो इस विलेन में कौन कौन से अणु हैं, चीनी के भी अणु हैं और पानी के भी अणु हैं। तो चीनी और पानी के अणु हैं, तो कोई भी विलेन हो उसका गुण अगर अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा तो विलेन के इस गुण को अणुसंख्य गुण बोलते हैं या अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं। तो प्रयोग ये पाया गया है प्रयोगों के आधार पे कि विलेन के कुल 4 अणुसंख्य गुण होते हैं। पहला है वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन मीन्स होता है कमी। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मतलब होता है वृद्धि। तीसरा है हिमांक का अवनमन। अवनमन मतलब कमी। चौथा है परासरण दाब। तो यही बातें हैं। सबसे पहले हमारी जो मेन हेडिंग है वो है विलेन का अणुसंख्य गुणधर्म। तो अणुसंख्य मतलब जो अणुओं की संख्या पर, गुणधर्म मतलब गुण। तो कोई किसका अणुसंख्य गुण निकालना होगा, विलेन का। तो विलेनों के वे भौतिक गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। और प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि कुल 4 अणुसंख्य गुण होते हैं। पहला है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा है परासरण दाब। इन चारों पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप हम लोग करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट वाष्प दाब का अवनमन पढ़ेंगे। तो रुक दो, वाष्प दाब का अवनमन ये पहला पॉइंट है, इसको हम लोग को पढ़ना है। ये अणुसंख्य गुण का पहला पॉइंट है, वाष्प दाब का अवनमन। अंग्रेजी लिखा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जहां पे कुछ लिखने में प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही होगी, उसको नोट जो तुम लोग देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन मतलब होता है कमी। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है, वाष्प दाब एक्चुअल में है क्या। अंग्रेजी इसका होता है वेपर प्रेशर। एक बीकर ले लेंगे, इस बीकर में मान लो कोई भी विलायक ले लें। विलायक के रूप में सिंपल उपलब्ध होता है हम लोग के पास पानी। इसमें पानी भर लिया जाए। पानी लेने के बाद ये बीकर खुला हुआ है। अगर इस बीकर को नीचे से यहां हम लोग गर्म करेंगे, तो इस बीकर को जब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये वाटर पूरा गर्म होगा, और गर्म होने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि यह उबलने लगेगा। और जब उबलेगा उससे अधिक टेम्परेचर अगर नीचे से गर्म करेंगे तो ये वाष्पित होकर ऊपर बाहर निकलने लगेगा। किंतु यहाँ पे एक काम करेंगे कि ये जो बर्तन लेंगे ये ढक्कन वाला बर्तन रहेगा। तो ढक्कन से अगर बंद कर दिया जाएगा और नीचे से अगर इस द्रव मतलब पानी को हम लोग गर्म करेंगे तो ये पाएंगे कि ये पानी धीरे धीरे गर्म होगा, उसके बाद उसकी वाष्प बनेगी, और इसकी वाष्प ऊपर उठ के जाके एक बर्तन के ढक्कन के पास इकट्ठा होगी।
लगातार वाष्प इकट्ठा होती जाएगी, नीचे लगातार गर्म करते जाएंगे, तो ये लिक्विड तो कम होता जाएगा लेकिन इसकी वाष्प बढ़ती जाएगी। अब ढक्कन के पास इकट्ठा होते होते ये वाष्प नीचे आएगी और लगातार अगर हम लोग गर्म करते रहेंगे वाष्प का अमाउंट बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि लिक्विड का सतह और वाष्प ऊपर से आपस में एक दूसरे पर टच करने लगेंगे। हम लोग जानते हैं ये वाष्प जो है वो एक गैस है और गैस के अणु कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, वो लगातार दौड़ते रहते हैं। तो इधर तो दौड़ नहीं पाएंगे, इधर तो दौड़ नहीं पाएंगे, ऊपर दौड़ नहीं पाएंगे, उनके लिए उपलब्ध स्थान नीचे की ओर ही है। ये वाष्प के जो अणु होंगे वो नीचे आकर H2O मतलब द्रव की सतह पर एक दाब डालेंगे, उस दाब को ही बोलते हैं वाष्प दाब। और ये वाष्प दाब किसका होता है? द्रव का, क्योंकि वाष्प जो दाब डालती है किस पर डालती है? द्रव का। तो इस वाष्प दाब को हम लोग कह सकते हैं कि यह है द्रव का वाष्प दाब। द्रव में जो वाटर लिए होंगे या फिर जो भी विलायक अपनी सुविधा अनुसार लिए होंगे, यही होता है वाष्प दाब की डिफिनीशन यही है। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर वह उबलने लगता है, उससे उच्च ताप पर उसे गर्म करने पर उसकी वाष्प बनने लगती है और वो वाष्प जाकर द्रव की सतह पर एक दाब डालती है जिसे बोलते हैं वाष्प दाब। किसका? द्रव का वाष्प दाब। तो ये इतनी बातें हैं। इससे बताने से पहले एक पॉइंट हम बताते हैं। इस समय हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है विलेय और पीछे बताया गया विलेय के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। और इसके बाद इसी में पढ़ेंगे कि अब हम लोग इस टाइप के विलेय को इसके आगे प्रोसीड कराएंगे। जो भी रहेगा उसमें विलेय जो है वो ठोस रहेगा और विलायक जो होगा वो द्रव रहेगा। इसके साथ एक और कंडीशन ये है कि ये ठोस हमेशा अवाष्पशील होगा और द्रव जो होगा वो वाष्पशील होगा। वाष्पशील और अवाष्पशील मतलब क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसको गर्म किया जाए और वो वाष्पित होके उड़ जाए उसको बोलते हैं वाष्पशील। जैसे कपूर होता है, पानी होता है, इसको जब गर्म करेंगे वाष्पित हो जाएगा। लेकिन अभी नमक को पानी में घोल लो, उसको गर्म करो नीचे से, तो हम लोग देखेंगे लगातार पानी वाष्पित होता रहेगा और इस बीकर की सतह पर कुछ व्हाइट कलर का चिपका हुआ पदार्थ दिखाई देगा। वो कौन होगा? वो नमक होगा। मतलब नमक वाष्पित नहीं हुआ तो नमक कैसा होगा? अवाष्पशील। तो हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे। विलयन में विलेय और विलायक रहेगा। विलेय हमेशा ठोस रहेगा, विलायक द्रव रहेगा। वो भी ठोस कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील। सीधे सीधे एक एग्जाम्पल मान लो नमक का लेके हम लोग चलेंगे। हमेशा जो विलेय पदार्थ मिलाया जाएगा वो ठोस होगा और अवाष्पशील जैसे कि नमक होता है, और विलायक के रूप में द्रव रहेगा वो जिसको हमेशा हम लोग वाटर लेंगे, H2O। अब यहाँ पर आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हेडिंग पड़ा है वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब तो हमको समझ में आया है और अवनमन मतलब कमी होता है। क्यों वाष्प दाब में कमी आती है इस बारे में बात करने जा रहे हैं। यहां पे मान लेते हैं वाटर ले लिए हैं, इसका 100 ml ले लिए हैं वाटर का। अब इसको नीचे से गर्म करेंगे, ऊपर से एक ढक्कन लगा देंगे। तो जब ढक्कन लगा देंगे, अभी बीजे बात किया गया वाष्प दाब क्या होता है, नीचे से लगातार बनेंगे, वाटर वाष्पित होगा, वाष्पित होने के बाद इसकी वाष्प यहाँ इकट्ठा होगी, इकट्ठा होने के बाद इस द्रव की सतह पर एक दाब डालेगी जिसको बोलेंगे वाष्प दाब। ये किसका वाष्प दाब होगा? ये पानी का होगा। पानी मतलब विलायक का होगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे विलायक का वाष्प दाब। और विलायक के वाष्प दाब को माना जाता है P0, मतलब P0 भी पढ़ते हैं या P0 पढ़ते हैं। विलायक का वाष्प दाब P0 होगा और मान ले रहे हैं ये आया है, ये हो गया 10 एटमॉस्फेयर। वायुमंडलीय दाब है तो एटमॉस्फेयर ले लें या न्यूटन मान लेते हैं, केवल ये माना गया है। अब उसके बाद इस ढक्कन को हटा देंगे,
फिर जब ढक्कन को हटा देंगे इसकी जो वाष्प होगी कुछ निकल जाएगी, या फिर एक काम करेंगे इस पूरे ढक्कन को हटा देंगे, फिर से इसमें हम लोग वाटर भरेंगे 100 ml। तो विलायक ले लिए 100 ml। अब इस विलायक में मिलाएंगे विलेय पदार्थ, और वो भी विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील प्रकृति का। तो ये विलायक और विलेय को जब जब ये विलेय मिलाएंगे तो हम लोग इसका अमाउंट कितना मिला रहे हैं इसको नोट कर लेंगे, वो स्मॉल w मान ले रहे हैं कि विलायक का स्मॉल w अमाउंट इसमें मिला है विलायक में। विलायक में जब विलेय को मिला देंगे तो ये जो बन के तैयार होगा ये अब विलायक नहीं रह जाएगा, ये अब हो जाएगा विलयन। फिर उसके बाद ढक्कन को बंद करके दोबारा नीचे से गर्म करना शुरू करेंगे। हम लोग देखेंगे इसको लगातार गर्म करेंगे। गर्म करने में पहले अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा होगा तो अब ये 100 पे नहीं उबलेगा, 110 या 120 पे उबलेगा, उसकी बात बाद में होगी। तो ये लगातार हम लोग गर्म करते रहेंगे, 100 से ज़्यादा पर ये उबलेगा। उसके बाद इसकी वाष्प बनेगी और वाष्प इसकी सतह पर आके दाब डालेंगे। तो पहले की अपेक्षा अब वाष्प कम बनेगी, तो जब वाष्प भी कम बनेगी तो दाब भी कम डालेगी। तो वो दाब होगा वाष्प दाब किसका, विलयन का वाष्प दाब होगा, उसको यहां लिखेंगे ये विलयन का वाष्प दाब। और विलयन के वाष्प दाब को प्रेजेंट करते हैं पीएस, यहाँ नॉट है, जीरो ऊपर रहेगा, यहाँ यस नीचे। और हमेशा हम लोग देखेंगे अगर ये 10 एटीएम आया था दाब तो इससे कम आएगा, इसमें मान ले रहे हैं 8 एटीएम। तो बताओ ये वाष्प दाब में वृद्धि हुई कि कमी हुई, कमी हुई। तो कमी कैसे निकालेंगे, उसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। कैसे निकलेगा, कितनी कमी हुई, 10 में से 8 घटाना पड़ेगा, मतलब पी नॉट में से पीएस को घटाना पड़ेगा। ये है वाष्प दाब का अवनमन निकालने का तरीका। तो वाष्प दाब में अवनमन कब होगा, जब हम लोग विलायक में मिलाएंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थ को। तो इसकी डिफिनीशन निकलेगी वाष्प दाब का अवनमन, कैसे लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में जो होने वाली कमी होगी वही कहलाती है वाष्प दाब का अवनमन। उसको नीचे लिखेंगे, माना विलायक का वाष्प दाब पी नॉट तथा विलयन का वाष्प दाब पीएस हो तो वाष्प दाब में होने वाली कमी को निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं, और वो है पी नॉट माइनस पीएस। तो ये तो हो गया वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन होगा, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो ये अवनमन कितना हुआ ये भी निकाल लिए, लेकिन ये अवनमन अगर हुआ है मतलब वाष्प दाब में कमी आई है तो किसके सापेक्ष कमी आई है। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना पाते हैं, नंबर पाते हैं क्लास में सभी बच्चे, तो कौन स्टूडेंट फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, ये कैसे पता चलता है। तो फर्स्ट पहले जो सबसे अधिक नंबर पाता है उसको फर्स्ट करते हैं, अब उसी फर्स्ट वाले के सापेक्ष सेकंड वाले का स्थान निर्धारित करते हैं। अगर फर्स्ट वाला 405 नंबर पाया तो सेकंड वाला अगर 400 पाया होगा तो उसको सेकंड बोलेंगे, और थर्ड वाले का स्थान निर्धारित होगा सेकंड वाले के सापेक्ष। तो किसके सापेक्ष कमी आई है वाष्प दाब में, उसको निकालेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, या फिर उसी को बोल सकते हैं वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। उसको कैसे निकालेंगे वो देखिए। बंद कर दो। ये बताए हैं कि विलायक का वाष्प दाब पी नॉट माने हैं, विलयन का वाष्प दाब पीएस माने। विलायक से विलयन कैसे बना, जब विलायक में घोला गया किसको, विलेय को, तो उसका वाष्प दाब हम लोग निकालेंगे पीएस, और ये हमेशा पाया जाता है कि P0 से पीएस कम ही आएगा। तो कम आएगा कैसे, कितना कम आएगा, इसको निकालने के लिए वाष्प दाब में कमी होती है, उसको निकालेंगे पी नॉट माइनस पीएस। ये इतनी बातें हो गई, तो कमी आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। तो कमी किसके सापेक्ष निकाले हैं, तो इन्हीं दोनों के सापेक्ष निकालना होगा। तो एक्यूरेट किसका होता है, पी नॉट का कि पीएस का। विलायक हमेशा शुद्ध ही रहेगा, मतलब पानी हमेशा शुद्ध रहेगा, तो पानी का वाष्प दाब फिक्स होता है, बदलता नहीं है। इसलिए ये जो कमी है, अवनमन है, हमेशा पी नॉट के सापेक्ष निकालेंगे, पीएस के सापेक्ष नहीं। तो अगली हेडिंग है वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, या फिर बोलते हैं उसी को आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपेक्षिक अवनमन।
बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। ये पी नॉट माइनस पी एस क्या है? वाष्प दाब का अवनमन। और पी नॉट क्या है? विलायक का वाष्प दाब। तो अपेक्षिक अवनमन निकल गया। वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक का वाष्प दाब का जो अनुपात होता है वो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। बस यही बात है। वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित वैज्ञानिक राउल्ट ने अपना एक नियम दिया है जिसे बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, जिसे राउल्ट का नियम बोलते हैं। और राउल्ट का नियम केवल और केवल तन विलयनों पर लागू होता है। तन विलयन क्या होते हैं पता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है उसको तन विलयन कहते हैं। तो राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। वैज्ञानिक राउल्ट ने बताया है कि जो ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है यह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसमें विलेय कौन रहेगा इस विलयन में? बिल्कुल विलायक हो गया पानी, तो विलेय कौन होगा? जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम लोग मिलाए थे, अवाष्पशील पदार्थ, वही विलेय है। तो राउल्ट ने यही बताया है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, वो विलेय के मोल प्रभाज, तो काई से व्यक्त करते हैं मोल प्रभाज को। किसका मोल प्रभाज? विलेय का मोल प्रभाज। और हम लोग जानते हैं कि किसी का भी मोल प्रभाज कितना होता है, जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना हो, मान लीजिए विलेय का निकालना हो या विलायक का निकालना हो, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या हम लोग मान लेते हैं अगर स्मॉल n है, और कुल मोलों की संख्या होगी n प्लस कैपिटल M। और एक बात यहाँ पर नोट करेंगे कि राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है? तन विलयनों पर। तो तन विलयनों पर अगर लागू होगा मतलब विलेय की, तन विलयन में विलेय पदार्थ बहुत कम रहेगा, तो विलेय की पदार्थ की मात्रा अगर कम होगी तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। चूंकि विलयन तनु है, अतः n का जो मान होगा मतलब विलेय के मोलों की संख्या मच लेस देन होगी कैपिटल N। मतलब विलायक के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत अधिक होगी। तो ये जो n प्लस कैपिटल N होगा इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कैपिटल N मान सकते हैं क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम होगी। अतः इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, यही तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N। ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन उसके लिए बंद है, हो गया। हम लोग जानते हैं ये n है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार। तो स्मॉल n लिखे हैं तो स्मॉल n हो गया विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलेय की मात्रा बटे विलेय का अनुभार। और कैपिटल N है विलायक की मोलों की संख्या, तो कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटा कैपिटल M। तो कैपिटल W क्या है? विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक का अनुभार। इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपान कैपिटल W स्मॉल m। ये हो गया
इक्वेशन नंबर 3। तो कुछ न्यूमेरिकल्स काफी में लगवाए गए हैं, तुम लोग इसमें देखोगे, इसमें इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक बात निकल कर आ रही है, इसको अगर देखते हैं तो ये पी नॉट माइनस पी एस को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 पी नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। मतलब क्या हुआ, ये जो पी नॉट माइनस पी एस मतलब वाष्प दाब में होने वाली जो कमी है वो विलेय के मोलों की संख्या, इस यन को क्या बोलते हैं, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या को ही कह सकते हैं अणुओं की संख्या। तो ये जो पी नॉट माइनस पी वाष्प दाब का अवनमन है, ये मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है या अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। और पीछे अगली डिफिनीशन हम लिखवाए हैं अणुसंघ गुण। क्या अणुसंघ गुण क्या होता है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसे अणुसंघ गुण बोलते हैं। तो बताओ ये पी नॉट माइनस पी एस जो वाष्प दाब का अवनमन है, ये वाष्प दाब का अवनमन अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। इसका मतलब वाष्प दाब का अवनमन एक अणुसंघ गुण है। ये इस अणुसंघ गुण का पहला पॉइंट था कि वाष्प दाब का अवनमन अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा था, यह एक अणुसंघ गुण है। ये टॉपिक नंबर 1 खत्म। अणुसंघ गुणधर्म है क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मतलब होता है वृद्धि। किसमें वृद्धि, क्वथनांक में। तो क्वथनांक क्या होता है इसके बारे में पहले हम जानते हैं। सब लोग जानते हैं, इसके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। बस सीधी सी बात है, कोई लिक्विड हो पानी, उसको लेके लगातार गर्म करें, जैसा कि यहाँ बातें बताई गई। इसको लिक्विड है वाटर, इसका अमाउंट फिक्स कर लेना, मान लो 100 ml ले लिए हैं वाटर। इसको गर्म करेंगे, इसमें एक थर्मामीटर डाल देंगे। थर्मामीटर का काम क्या होता है, हिंदी क्या होता है, तापमापी, जो क्या मापता है, ताप। इसमें स्केल लगा होगा 10 20 30 40 50 करके होगा, 100 तक 200 तक भी होता है। अगर इसको लगातार हम लोग गर्म करेंगे तो लिक्विड लगातार गर्म होगा। जैसे ही गर्म होगा, इसमें देखेंगे थर्मामीटर में पारे का लेवल ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा, ऊपर की ओर लगातार चढ़ता जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि पारे का लेवल ऊपर चढ़ता हुआ जाके यहीं पर रुक जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। और हम लोग देखेंगे ये लिक्विड तुरंत उबलने लगेगा। और उस समय इसका टेम्परेचर यहाँ पर जो भी होगा उसको नोट कर लेंगे। वही जो टेम्परेचर होगा, अगर यहाँ वाटर लिए हैं तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाटर जाके उबलने लगेगा। वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। किसका, वाटर का। वाटर के रूप में हम लोग किसको लिए हैं, ये विलायक के रूप में लिए हैं वाटर को। ठीक है, एक और दूसरी डिफिनेशन लिखवाई गई है, उसमें ये कहा गया है कि अगर इसको बर्तन को क्लोज कर दें, यहाँ नीचे से हम लोग इसको गर्म करेंगे वाटर को, तो इसकी वाष्प बनेगी। वाष्प लगातार ऊपर जाके यहाँ इकट्ठा होगी, उसके बाद इसकी सतह पर आके दाब डालेगी। और ये जो दाब होता है ये वाष्प दाब होता है। और यही वाष्प दाब अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, अगर ये वाष्प दाब जो होगा इस द्रव का या विलायक का वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो ये लिक्विड तुरंत उबलने लगेगा। और उस समय जो टेम्परेचर होगा वही इसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। तो वो बात आगे बाद में होगी, फिलहाल बस इतना ही जानो। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर वह उबलने लगता है, तथा उससे उच्च ताप करने पर वह अपने द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो उस टेम्परेचर को या उस ताप को, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन कैसे होता है, उन्नयन, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर ले लेंगे एक बीकर, साफ सुथरा बीकर रहेगा। इसमें विलायक का फिक्स अमाउंट ले लेंगे, जैसे कहे हैं 100 ml ले लेंगे वाटर। वाटर किस रूप में लेंगे, इसको विलायक के रूप में। उसके बाद इसको यहाँ नीचे से गर्म करना शुरू करेंगे। इसमें एक थर्मामीटर डाल दिया जाएगा। अब इस विलायक को लगातार जब गर्म करेंगे तो गर्म करें, शुरुआत में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का। उसके बाद एक और उस समय पारे का लेवल ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। और एक निश्चित ताप पर जाने के बाद पारे का लेवल का चढ़ना बंद हो जाएगा और ये द्रव या पानी लगेगा उबलने। उस समय जो टेम्परेचर होगा वो होगा क्वथनांक, किसका, विलायक का। तो हम विलायक के रूप में पानी के और भी ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, मान ले रहे हैं विलायक का क्वथनांक T1 मान ले रहे हैं और वो 100
डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। उसके बाद अब इसको थर्मामीटर को निकाल के हटा देंगे और इस यहाँ से बर्नर बंद कर देंगे, इस लिक्विड को नॉर्मल तक ठंडा होने देंगे। पूरी तरह जब ठंडा हो जाएगा अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग विलेय। विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील। अवाष्पशील विलेय जितना भी मिलाएंगे उसका अमाउंट हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद विलोडक डाल के इसको हिला देंगे, अच्छे से ये घुल जाएगा। जब विलायक में ये विलेय घुल जाएगा तो ये अब विलायक नहीं, ये हो गया अब एक विलेयन बन गया। उसके बाद दोबारा वही सेटअप सेम, फिर से नीचे से गर्म करना शुरू करेंगे, ऊपर से एक थर्मामीटर डालेंगे और लगातार गर्म करते जाएंगे। हम लोग अब ये पाएंगे कि ये जो विलेयन बन के तैयार हो गया है वो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबल रहा है, ये 100 से थोड़ा ज़्यादा पर ही उबलेगा। चाहे जितने पर उबले लेकिन वो 100 से ज़्यादा पर ही जाएगा। तो उस समय जिस टेम्परेचर पर ये विलेयन उबलने लगेगा वो क्वथनांक होगा किसका, विलेयन का। यहाँ नीचे लिखेंगे वो है विलेयन का क्वथनांक, जितना भी होगा उसको T2 मानेंगे और मान ले रहे हैं वो 105 पर उबलेगा। तो बताइए 100 से 105 बढ़ा कि घटा, मतलब वृद्धि हुई, कितनी हुई, कैसे निकालेंगे। तो वही है क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ। इसको निकालने के लिए अधिक में से कम वाले घटाएंगे, मतलब T2 माइनस T1 करेंगे। तो 105 माइनस 100 में से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट हुआ। तो क्वथनांक के उन्नयन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अंतर है, इसलिए लिखेंगे डेल्टा। क्वथनांक मतलब टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मतलब T, तो क्वथनांक मतलब होता है बॉयल उन्नयन क्वथनांक का मतलब तो बॉयलिंग, इसलिए यहाँ B लिखेंगे। और T2 माइनस T1 ये क्वथनांक में उन्नयन के लिए डिफिनीशन है। क्वथनांक में उन्नयन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB। डेल्टा क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमेशा अंतर निकाला जाता है। T मतलब टेम्परेचर और B मतलब बॉयलिंग। तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि जो T2 माइनस T1 मतलब विलेयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्वथनांक में उन्नयन हुआ कब, जब क्या मिलाया गया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, किसमें, विलायक में, तब क्वथनांक में उन्नयन हुआ है। कितना, ये इस फार्मूले से निकाल लेंगे। इसके लिए डिफिनीशन है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और नीचे लिखेंगे माना विलायक का क्वथनांक T1 तथा विलेयन का क्वथनांक T2 है, तो क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि या उन्नयन होगा वो T2 माइनस T1 निम्न फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। ये डेल्टा TB इक्वल टू T2 माइनस T1 हो गया, समीकरण नंबर 1। और प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि होती है वो विलेय पदार्थ की मोललता या विलेयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होती है। मोललता टॉपिक पीछे पढ़ाया गया है। तो डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे KB इंटू मोललता। ये KB जो है इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अतः तो डेल्टा TB मतलब क्वथनांक का उन्नयन अनुक्रमानुपाती होता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे KB, और KB को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा TB बराबर ये होता है, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा TB बराबर KB। ये मोललता बराबर होता है पदार्थ की मात्रा मतलब विलेय की मात्रा स्मॉल w अपान विलेय का अणुभार m और विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W। अगर ये द्रव्यमान ग्राम में लेंगे तो 1000 से गुणा करा देंगे। ये एक फार्मूला बन गया, डेल्टा TB बराबर KB इंटू W और स्मॉल m अपान ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 2, 3 जो भी किया होगा दे देंगे। और यहाँ से एक बात हम लोग निकाल सकते हैं, अभी पीछे बताया गया था कि सिंस W n बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m मतलब विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। तो ये जो फार्मूला है इतने के जगह पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n। तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, KB इंटू स्मॉल n अपान कैपिटल W इंटू 1000।
यहाँ पर केबी स्थिरांक है, डब्ल्यू का मान विलायक की मात्रा है, हमेशा दिया रहेगा। ये डेल्टा टीबी निर्भर करता है स्मॉल एन पर, तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। ये डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, और एन क्या है, अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या। मतलब क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या क्वथनांक का जो उन्नयन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, अणुओं की संख्या पर। अतः यह भी एक अणुसंघ गुणधर्म है, जो कि पीछे बताया गया था, ये अणुसंघ गुणधर्म होता है, यहाँ से प्रूव भी होता है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद दो और नए टर्म्स हैं, जैसे है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको डिफाइन करना है। अगला हेडिंग कॉपी में पढ़ा होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पर इस फार्मूले, इस समीकरण का यूज करके समीकरण 3 से लिख सकते हैं KB इक्वल टू डेल्टा TB इंटू स्मॉल m कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इंटू 1000। उसके बाद ये फार्मूला हम लोग को पता है, स्मॉल m बराबर W अपॉन m, तो KB बराबर डेल्टा TB, या सीधे सीधे कुछ मत करें, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक की डिफिनेशन अगर लिखनी हो, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, KB। यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 3 से, यदि स्मॉल n बराबर W अपॉन m इक्वल टू 1 मोल, मतलब यदि विलेय का 1 मोल बोला जाए और कितने विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा KB गुणे W अपॉन m के जगह पे रख सकते हैं 1, और कैपिटल W के जगह पे रख सकते हैं 1000, और वहाँ 1000 है, 1000 से 1000 कट जाएगा, ये डेल्टा TB बराबर हो जाएगा KB। ये कब होगा ऐसा, जब विलेय की कितनी मात्रा घोलेंगे, 1 मोल, कितने ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में। तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि जो डेल्टा TB होगी वो मोलल उन्नयन स्थिरांक KB के बराबर होगा। तो यही इसकी डिफिनेशन होगा, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में घोला जाता है, तो क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि होगी वो मोलल उन्नयन स्थिरांक के मान के बराबर होगी। या फिर से डिफिनेशन है, किसी 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि होगी वो मोलल उन्नयन स्थिरांक KB के बराबर होती है। इसका मतलब एक मोलल की जगह पे मोलर दिया हुआ है, बस यहाँ B नहीं रहेगा, यहाँ K रहेगा, और यहाँ पर W अपॉन m रहेगा, ये 1000 नहीं रहेगा, 100 ग्राम रहेगा, और यहाँ पर भी 100 मान लिया जाएगा। सब कुछ सेम होगा, यहाँ 100 रहेगा, यहाँ 100 रहेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा K। इसको बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। बस इसकी डिफिनेशन में सेम कोई चेंज नहीं होगी, बस इतना होगा, 100 ग्राम शुद्ध विलायक में किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होती है। इसको नोट में पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा, बस ये हमको फार्मूला रटा होना चाहिए, डेल्टा TB बराबर KB इंटू स्मॉल W स्मॉल m कैपिटल W 1000। उसके पहले बस ये याद रहे, तब भी अपना काम चल जाएगा। डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती मोललता होता है, और मोललता का फार्मूला हम लोग पीछे पढ़े हैं, उससे भी चाहेंगे तो हम लोग आसानी से फार्मूले को डिफाइन कर लेंगे। तो अब ये इतनी बातें हो गई, ठीक है, नहीं शुरू रखिए। इसमें ये कहा गया है, जब भी हम लेबोरेटरी हम लोग जाएंगे तो ऐसे
कहा जाएगा एक बीकर ले लो, बीकर सब लोग ले लेंगे, इसमें कहा जाएगा विलायक ले लो, पानी रहेगा वो तो हमारे पास उपलब्ध रहेगा। पानी का कितना अमाउंट लिए हैं, मान लीजिए हम लोग जितना भी अमाउंट लेंगे 1000 ml अगर लेंगे वाटर H2O, ये विलायक है, तो विलायक का भी अमाउंट हमको पता रहेगा, लेकिन लैब असिस्टेंस हमको लाके इसी विलायक में विलेय को दे देगा, और विलेय को दे देगा, कहेगा लो ये विलेय है, इसको लिया उसी में घोल दो। तो विलेय कितना घोल रहे हैं इसको हम लोग लिया तौल लेंगे, स्मॉल डब्ल्यू तो, लेकिन असिस्टेंस ये नहीं बताएगा कि ये विलेय कौन सा हम दिए हैं, तो ये हम लोग को पता करना रहेगा कि ये विलेय कौन सा दिया गया है। तो ये विलेय कौन सा दिया गया, इसको पता करने के लिए अगर हम लोग इसका अणुभार निकाल लेंगे स्मॉलियम, तो आसानी से बता देंगे ये कौन सा विलेय दिया गया है। तो विलेय का अणुभार निकालने के लिए कई विधियां दी गई हैं, जिसमें से एक फेमस विधि है जिसका नाम है लिंडसबर्जर विधि। लिंडसबर्जर विधि के द्वारा हम लोग जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं उसका अणुभार निकालते हैं। तो लिंडसबर्जर विधि की जैसे ये फार्मूला है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, यही है। तो डेल्टा टी, अब यही हमको निकालना है इस फार्मूले से, स्मॉल एम बराबर अणुभार निकालना है, तो स्मॉल एम बराबर हो जाएगा केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, ये है फार्मूला। ये स्मॉल एम निकालना है। स्मॉल एम निकालने के लिए हमको केबी की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि इसका नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसके नाम में स्थिरांक लगा है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, पता रहेगी। स्मॉल डब्ल्यू यहाँ से कितना घोले हैं विलायक हम लोग को पता रहेगा, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कितना विलायक लिए हैं ये भी पता रहेगा। बस क्या नहीं पता रहेगा, डेल्टा टीबी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, अगर यही हम लोग क्वथनांक में होने वाली वृद्धि निकाल लें, सभी मान को इसमें भर देंगे, स्मॉल एम निकल जाएगा। तो डेल्टा टीबी निकालने की सबसे परफेक्ट विधि है लिंडसबर्जर विधि। इसके लिए एक ऑपरेटस है वही बनाया गया है, उस ऑपरेटस में सबसे बड़ा एक ऑपरेटस रहेगा, ऐसे बड़ा सा, इसको बोलते हैं, या इसको पूरा मिटा देना, एक ये बड़ा सा कंटेनर रहेगा जिसको आउटर ट्यूब बोलेंगे। अब इसमें दूसरा एक फिट रहेगा जिसको बोलेंगे इनर ट्यूब, इनर माने अंदर वाली ट्यूब। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे ताकि ये इसमें एडजस्ट हो जाए। अब इसमें एक पाइप डाल देंगे जिसके रास्ते हॉट वेपर भेजी जाएगी, मतलब गर्म वाष्प भेजी जाएगी, किसकी, विलायक की, हॉट वेपर ऑफ सॉल्वेंट। अब उसके बाद इसी में एक स्टायरर डाला जाएगा, स्टायरर मतलब बिलोडर जो घोल दे उसको, स्टायरर डाला जाएगा। इसी में एक थर्मामीटर डालेंगे, थर्मामीटर काम क्या होगा, टेम्परेचर मापना, ये एक थर्मामीटर का काम करेगा। अब इन सबको लेने के बाद इसमें विलायक की ज्ञात मात्रा ले लेंगे। सबसे पहले इसमें सॉल्वेंट मतलब विलायक लेंगे, कितना, 1000 ml ले लेंगे। 1000 ml विलायक लेके उसके बाद इस सब को क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोजर विलायक को ले लेंगे। अब यहाँ से हॉट वेपर मतलब गर्म गर्म गैसें जब यहाँ भेजी जाएंगी वेपर सॉल्वेंट में, विलायक में, तो विलायक भी गर्म होगा, और जैसे ही विलायक गर्म होगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मामीटर का पारा ऊपर की ओर जाएगा। लगातार यहाँ से गर्म गैसें भेजते रहेंगे, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि पारे का लेवल ऊपर जाना बंद हो जाएगा और वो वहीं तुरंत उबलने लगेगा ये सॉल्वेंट, और जो उबलने लगेगा उस समय थर्मामीटर का टेम्परेचर हम लोग नोट कर लेंगे। वो टेम्परेचर होगा T1, मतलब विलायक का क्वथनांक होगा, वो मान ले रहे हैं क्वथनांक आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नोट कर लिए। उसके बाद इस पूरे सेटअप को हटा देंगे, यहाँ से वेपर भेजना बंद कर देंगे, इसको नॉर्मल ठंडा हो जाने देंगे। अब इसी में विलेय पदार्थ जो भी मिलाया जाएगा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, उसकी कितनी अवाष्पशील विलेय पदार्थ
स्मॉल डब्लू मतलब विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा स्मॉल डब्लू इसमें डाल देंगे, इस स्टायरर की सहायता से उसको घोल देंगे। अब ये विलायक में जब सॉल्यूट मतलब विलेय पदार्थ घोल दिया जाएगा तो ये दोनों मिला के अब क्या बन जाएंगे, अब विलयन बन के तैयार हो जाएगा। अब जब विलयन बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद अब फिर से हार्ट पेपर यहाँ भेजना चालू करेंगे, थोड़ी देर बाद इसका लेवल फिर से ऊपर उठने लगेगा और हम लोग देखेंगे ये भी एक टेम्परेचर पर उबलेगा, लेकिन वो टेम्परेचर होगा T2 और उसका मान हमेशा इस T1 से अधिक होगा। मान ले रहे हैं वो 105 आया। तो इस तरह से विलयन जो है वो T2 टेम्परेचर 105 पर उबला तो क्वथनांक में वृद्धि हुई कितनी, कैसे निकालेंगे, ये डेल्टा TB बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। ये T2 माइनस T1 से हम लोग को निकल जाएगा क्या, डेल्टा TB। अब यहाँ पे ले जाके हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये KB मोलर उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू हमेशा दी रहेगी। स्मॉल डब्लू यहाँ नोट कर देंगे। अब उसके बाद डेल्टा टीवी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। कैपिटल डब्लू ये विलायक की मात्रा, ये आयतन विलायक का दिया है 1000 ml, अगर इसमें घनत्व से गुणा कर देंगे तो इसका द्रव्यमान कैपिटल डब्लू निकल जाएगा। तो इसका घनत्व कितना होता है पानी का, 1 ग्राम प्रति ml होता है। 1 से गुणा कर देंगे 1000 में तो कैपिटल डब्लू निकल जाएगा, सभी मान को भर देंगे ये स्मॉल m आ जाएगा। तो इस तरह से अवाष्यशील विलेय पदार्थ का अणुभार आ जाएगा। मान लीजिए ये अवाष्यशील विलेय पदार्थ का अणुभार अगर 58.55 आया तो इसका मतलब ये जो दिया गया हमारा पदार्थ था वो नमक था यानी Cl, या कुछ और आएगा वो किताब में दिया रहेगा उसी हिसाब से निकालेंगे। यही है लेंडस-बर्जर विधि। तो लेंडस-बर्जर विधि में विधि डाल के लिखेंगे। सर्वप्रथम एक बड़ा जैकेट लेते हैं, उसमें एक अंदर वाली जैकेट लेके उसमें एक पाइप डाल देंगे, एक विलोडक और एक थर्मामीटर डालकर उसमें विलायक की ज्ञात मात्रा लेकर गर्म गैस से प्रवाहित करते हैं तो एक निश्चित ताप पर वो उबलने लगता है। उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, वो विलायक का क्वथनांक T1 होगा। उसके बाद ये सेटअप पूरा हटाकर थोड़ी देर के लिए नॉर्मल तक इसको ठंडा होने दे। दोबारा इसी में अवाष्यशील विलेय पदार्थ की ज्ञात मात्रा स्मॉल डब्लू डालकर अच्छे से स्टारर की सहायता से घोलकर विलयन प्राप्त कर लेते हैं। अब गर्म गैस से पुनः प्रवाहित करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर पर वो विलयन भी उबलने लगेगा। वो विलयन का क्वथनांक T2 होगा। अतः हम लोग पाते हैं कि क्वथनांक में वृद्धि होती है, कितनी होगी, डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1 से ज्ञात कर लेंगे और इन सभी मानों को समीकरण नंबर 1 में भरने से अवाष्यशील विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात हो जाएगा। यही लेंडस-बर्जर विधि है। इसको नोट में पढ़ोगे तुम लोग सिस्टमेटिक तो पूरे तरह अच्छे से समझ में आ जाएगा।